Good morning, students. Students, today we will start our chapter from the procedure of constitution, means how the constitution was framed. Now, let's start. The importance of public reason was emphasized in the mundane procedure of the assembly as well as सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई पब्लिक रीज़न को जब असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू किया. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमेटीज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद and Dr. B.R. Ambedkar, they chaired these committees. They were the chairman of these 8 committees. These were not men who agreed with each other on many things. सभी आदमी एक दूसरे से एग्री नहीं करते थे बहुत सारी चीज़ों पे. अम्बेडकर हैड बीन अ बिटर क्रिटिक, क्योंकि अम्बेडकर शुरू से ही बहुत टाइम पहले से ही एक क्रिटिक रहा था ऑफ द कांग्रेस एंड गांधी जी एक्यूजिंग देम ऑफ नॉट डूइंग एनफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट. गांधी जी का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट की अपलिफ्टमेंट के लिए उनको लगता था कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया. पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड ऑन मैनी इश्यूज़. नेवरदलेस दे ऑल वर्क टुगेदर. ना ही वो कभी इकट्ठे उन्होंने काम किया था. ईच कमेटी यूजुअली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वर देन सब्जेक्टेड टू डिबेट बाय द एंटायर असेंबली. सभी कमेटी अपने अपने पर्टिकुलर प्रोविजंस पे ड्राफ्ट तैयार करती कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसके बाद सब कंप्लीट असेंबली बैठ के उस पर डिबेट करती. यूजुअली एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू रीच अ कंसेंसस with the belief that provisions agreed to by all would not be detrimental to any particular interest. और यूजुअली ऐसा ही होता, जो भी अटैम्प्ट, जो भी काम किया जाता वो ये ध्यान में रख के वो ऐसे ही बनाया जाता कि ये उसका रिज़ल्ट ये निकले कि किसी भी एक प्रोविज़न को ध्यान में रख के नहीं किया जा रहा है, सभी प्रोविज़न्स के ऊपर सब इकट्ठे एग्री हैं. सम प्रोविज़न्स वर सब्जेक्ट टू द वोट, but in each instance every single argument, query or concern was responded to with great care and हर क्वायरी के ऊपर, हर रिस्पॉन्स के ऊपर बहुत ध्यान से काम किया गया, उसको सुना गया, उसके ऊपर वर्क किया गया इन राइटिंग में. द असेंबली मेट फॉर 166 days spread over 2 years and 11 months. 2 साल 11 महीनों में असेंबली 166 दिन मिली डिबेट करने के लिए. Its sessions were open to the press and public alike. Now, inheritance of the nationalist movement, इसको भी ध्यान में, nationalist movement को भी ध्यान में रखे, उससे भी बहुत सारी चीज़ें ली गई. But no constitution is simply a product of assembly that produces it. कोई भी constitution ऐसा नहीं होता जो कि सिर्फ एक प्रोडक्ट है, असेंबली ने मिल के बना दिया. And an assembly as diverse as the Constituent Assembly of India could not have functioned if there was no background consensus on the main principles the constitution should enshrine. These principles were forced during the long struggle for freedom. कि वो चीज़ें ली गई थी जो कि स्ट्रगल के दौरान, नेशनल मूवमेंट के दौरान, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया था. In a way, the Constituent Assembly was giving concrete shape and form to the principles it had inherited from the nationalist movement. For decades preceding the promulgation of the Constitution, the nationalist movement had debated many questions that were relevant to the making of Constitution. बहुत सालों तक, बहुत डिकेड्स तक प्रोसीडिंग्स चलती रही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के ऊपर, और नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पे जो भी डिबेट्स थी वो क्वेश्चंस इसमें रेज किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के को सही रेलेवेंट बनाने के लिए. द शेप एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया शुड हैव, एक क्वेश्चन तो ये. द वैल्यूज़ इट शुड अपहोल्ड, द इनइक्वालिटीज इट शुड ओवरकम. आंसर्स फोर्स्ड इन दोज डिबेट्स वर गिवन देयर फाइनल फॉर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन. Perhaps the best summary of the principles that the nationalist movement brought to the Constituent Assembly is the objective resolution. कि सबसे बेस्ट समरी जो नियमों की बनी, जो नेशनल मूवमेंट के दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाई गई, वो यही ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजोल्यूशन करना है. मूव्ड बाय नेहरू, जो कि नेहरू के द्वारा था इन 1946. दिस रिजोल्यूशन encapsulated
the aspirations and values behind the Constitution. What the previous section terms as substantive provision of the Constitution is inspired by and summed up by the values incorporated in the objective resolution. Based on this resolution, जो हमने resolution के लिए जो शपथ ली, our Constitution gave institutional expression to these fundamental commitments. किसको ज़्यादा ध्यान दिया गया, किस एक्सप्रेशन पे काम किया गया? इक्वलिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी and a cosmopolitan identity. Thus, our Constitution is not merely a maze of rules and procedures, but a moral commitment to establish a government that will fulfill the many promises that the nationalist movement held before the people. Now, what were the main points or what were the main objectives for resolution? First, India is an independent sovereign republic. India shall be a union of erstwhile British Indian territories, Indian states and other parts outside British India, and Indian states as are willing to be a part of union. सबको मिला के ही, सबको ध्यान में रख के ही इंडिया सबका एक मिला जुला मीन्स कंबाइंड यूनाइटेड ग्रुप होगा. टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन shall be autonomous unit and exercise all powers and functions of government and administration except those assigned to or vested in the union. All powers and authority of sovereign and independent India and its constitution shall flow from the people. All people of India shall be guaranteed and secured social, economic and political justice, equality of status and opportunities, and equality before law and fundamental freedoms of speech, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action. They all subject to law and public morality. The minorities, backward and tribal areas, depressed and other backward classes shall be provided adequate safeguards. The territorial integrity of the Republic and its sovereign rights on land, sea and air shall be maintained according to justice and law of civilized nations. The land would make full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind. So these were the objectives which were taken care while forming the Constitution. Now, what institutional arrangements were made? The third factor ensuring effectiveness of a constitution is a balanced arrangement of the institution of government. जो मेन चीज़ थी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो दिया गया कि गवर्नमेंट की 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, तीनों को बिल्कुल बराबरी का दर्जा दिया जाएगा. The basic principle is that government must be democratic and committed to the welfare of the people. The Constituent Assembly spent a lot of time on evolving the right balance among the various institutions like the executive, the legislature and the judiciary. This led to the adoption of parliamentary form and the federal arrangement, which would distribute governmental power between the किस के बीच में होगी? Legislature and the executive on the one hand and between the states and central government on the other. While evolving the most balanced governmental arrangements, the makers of our constitution did not hesitate, इस बात पे भी पीछे नहीं हटे, to learn from experiments and experiences of other countries. Thus, the framers of constitution were not averse to borrowing from other constitutional traditions. वो इस बात से हेजिटेट नहीं हुए कि जहाँ से जिस भी देश के बेस्ट एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें ले लेने चाहिए. इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कुछ चीज़ें दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ले ली, indeed it is a testament to their wide learning that they could lay their hands upon any intellectual argument or historical example that was necessary for fulfilling the task at hand. So they borrowed a number of provisions from different countries. But borrowing these ideas was not slavish. ये कोई ऐसा नहीं था कि हम ज़बरदस्ती या किसी के डर से कर रहे हैं.
but far from it.